दोस्तों, क्या हो अगर आपको टाइम को पीछे ले जाने की पावर मिले। ऐसा ही कुछ होता है आज की इस कहानी में, जहां हमारा हीरो इस पावर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने लगता है, पर जल्दी वो पावर उसे मौत के मुंह में धकेल देती है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एंटोन बरेल नाम के एक विजनरी टेक के बारे में बताया जाता है, जिन्होंने बहुत ही नई और अनोखी डिस्कवरी की थी, और वो बिना किसी दवाई के किसी भी शख्स को ऑप्टिमल हेल्थ प्रोवाइड करवा सकते थे। और अब हम फ्रैंकलिन फॉस्टी को देखते हैं, जो कि एक गरीब ब्लॉगर था, पर फिलहाल वो साइट ट्रिनिटी में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब कर रहा था। पर उसका असली मकसद था एंटोन बरेल का इंटरव्यू लेना, और इसी दौरान उसकी मुलाकात वहां जेला से होती है, जो कि कुछ ही देर में उसकी अच्छी दोस्त बन जाती है। और अब मौका मिलते ही अपने एक दोस्त की मदद से साइट ट्रिनिटी एरिया में घुस जाता है, जहां वो एंटोन बरेल को अपनी कार से स्टेज की ओर जाते हुए देखता है। और इससे पहले फ्रैंकलिन उसे रास्ते में रोकता, एंटोन उसे खुद ही देख लेते हैं, और फ्रैंकलिन उसके हाथ में एक अजीब से रिंग को देखता है, जो कि थोड़ी अलग लग रही थी। एंटोन यहाँ फ्रैंकलिन को इग्नोर करके स्टेज पे अपने अगले प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए चला जाता है, और सारी ऑडियंस उस नए प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए एक्साइटेड थी। पर तभी इतने में ही एक शख्स अचानक से स्टेज में घुसकर ऑडियंस से कहने लगता है कि साइट ट्रिनिटी लोगों को बैंड के जरिए कंट्रोल कर रही है, और इसलिए इस बैंड को बाइकआउट करना चाहिए। वो शख्स गन से एंटोन को शूट करने वाला ही था कि तभी फ्रैंकलिन उसे बचा लेता है, और फिलहाल के लिए मुसीबत टल जाती है। थोड़ी देर में स्टेज को खाली करवाया जाता है, और फ्रैंकलिन से पूछताछ शुरू हो जाती है। पर इसी दौरान उसे एंटोन की वही रिंग नीचे पड़ी हुई मिलती है। फ्रैंकलिन उस रिंग को देख ही रहा था कि तभी वो रिंग अपना जादू दिखाती है, और फ्रैंकलिन को टाइम में कुछ मिनट पीछे ले जाती है। और फ्रैंकलिन ये सब देखकर हैरान था, पर फिलहाल उसे जेला से मिलने रेस्टोरेंट जाना था। रेस्टोरेंट में फ्रैंकलिन उस रिंग की पावर को फिर से आजमाता है, और उसे पता चलता है कि ये रिंग उसे समय में 57 सेकंड्स के लिए पीछे ले जा सकती है। और इतने में वहाँ जेला आ जाती है, और वे लोग फिलहाल टहलने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर चले जाते हैं, और वे लोग एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। अगले सीन में हमें सिक थेरोनसन नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़े मेडिसिन कंपनी का मालिक था, और उसका मानना था कि अगर लोग एंटोन बरेल के बैंड को पहनने से ठीक होने लगे तो उसकी महंगी दवाइयाँ कौन खरीदेगा। थेरोनसन यहाँ अपने गुंडे को फ्रैंक के पीछे भी लगा देता है, क्योंकि वो ये साबित करना चाहता था कि स्टेज में जो हादसा हुआ वो प्री प्लान था, और एंटोन बरेल और फ्रैंक मिले हुए हैं, और अगर ये साबित हो जाता तो एंटोन की कंपनी बहुत ही बड़े घाटे में चली जाती। उधर फ्रैंक को अपनी गरीबी मिटाने का एक आइडिया आता है, और वो एक कसिनो में पहुंचता है, और वो उस जादुई रिंग की मदद से मिनटों में ही बहुत सारे पैसे छाप लेता है। पर इस बात की खबर अब थेरोनसन के गुंडे को भी लग चुकी थी, और साथ ही साथ कसिनो के मालिक को भी। थोड़ी देर बाद फ्रैंक कसिनो से जीते हुए पैसों को लेकर वहां से बाहर निकलता है, पर तभी उस पे किसी ने पीछे से वार किया, और वो टाइम को रिवर्स कर देता है, और इस बार वो पैसों को कसिनो में ही उड़ा देता है, ताकि वे लोग उसका पीछा ना कर पाएं। पर आखिरकार वो पकड़ा ही जाता है, और अब इतने में ही थेरोनसन का गुंडा वहां आ जाता है, जो कि उसे फिलहाल बचा लेता है। वो गुंडा सिक थेरोनसन का एक ऑफर लेकर फ्रैंक के पास आया था, पर फ्रैंक यहाँ अच्छी तरीके से जानता था कि थेरोनसन बहुत सारी दवाइयों में नशीले मटेरियल का यूज करता है, जिसके ओवरडोज से बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई, और इसलिए वो फिलहाल उस ऑफर को ठुकरा देता है। अगले सीन में जेला फ्रैंक के नए घर में पहुंचती है, क्योंकि अब वो करोड़पति बन गया था। जेला यहाँ इन सब की वजह पूछती है, पर फ्रैंक उसे बताता है कि वो बस कसिनो गया था और किस्मत उसके साथ थी। फ्रैंक यहाँ इस बार उसे अपनी जुड़वा बहन के बारे में भी बताता है, जिसकी मौत 4 साल पहले इसी महीने में हुई थी। दरअसल उसकी बहन एक कार एक्सीडेंट में घायल हो गई थी, और डॉक्टर्स ने उसे सिक थेरोनसन के कंपनी वाले पेन किलर्स रिकमेंड किए थे, पर क्योंकि उनमें नशीले कंपोनेंट्स थे, इसलिए वो उन पेन किलर्स को खाना कभी भी बंद नहीं कर पाई, और एक दिन ओवरडोज के कारण वो मारी गई। और इसलिए फ्रैंक सिक थेरोनसन जैसे बड़े बड़े कंपनीज का जानी दुश्मन बन गया, और वो अपने ब्लॉग में उन सारी बड़ी कंपनीज की डार्क सीक्रेट बताया करता था। फ्रैंक यहाँ जेला को अपनी नई गाड़ी भी दिखाता है, और तभी उसे एंटोन बरेल का कॉल आता है, जो कि उसे अभी अपने पास बुलाता है, और फ्रैंक फौरन ही इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में फ्रैंक एंटोन बरेल के पास पहुंच चुका था, और एंटोन उसे अपनी नई टेक गिफ्ट करता है, और अब फ्रैंकलिन
एंटोन का इंटरव्यू लेना शुरू करता है और उसे ये जानकर बहुत ही खुशी होती है कि एंटोन बरेल वाकई में आम लोगों की जिंदगी दवाइयों से मुक्त करना चाहता था और वो ये कैसे करेंगे इसके बारे में वो फ्रैंक को आगे बताता है। एंटोन आगे कहता है कि कुछ साल पहले उन्हें क्वांटम पार्टिकल्स मिले थे जो कि उन्होंने लेजर एक्सपेरिमेंट पे काम करते वक्त ही गलती से ढूंढा था और उनका मानना था कि ये क्वांटम पार्टिकल्स आज के एआई से मिलकर लोगों को हमेशा के लिए दवाइयों से दूर कर देंगे क्योंकि उन्हें कभी भी चोटें लगेंगी ही नहीं। एंटोन यहाँ कहता है कि तुम बहुत ही बहादुर लड़के हो और तुम अपने ऊपर पावर को कभी भी हावी होने नहीं देना। और अब फ्रैंक गहरे सोच में था और वो सिग थॉरेंसन से मिलने का फैसला करता है इस उम्मीद में कि वो उसे कुछ ऐसी बात बता दे जिसकी मदद से वो उसे बर्बाद कर सके। और अब अगली सुबह वो थॉरेंसन के घर पहुंचता है और थॉरेंसन ने यहाँ उसके कसिनो वाले किस्से सुन रखे थे और टेस्ट करने के लिए वो फ्रैंकलिन से पूछता है कि बताओ अगर मैं सीटी बजाऊंगा तो क्या होगा। फ्रैंकलिन अपने रिंग की मदद से उसे बता देता है कि वहाँ बैठी एक लड़की आएगी और उसके पीछे आकर उसका मसाज करेगी। फ्रैंक यहाँ थॉरेंसन की कंपनी में काम करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे थॉरेंसन को बर्बाद करने के लिए उसके खिलाफ ठोस सबूत चाहिए थे। पर थॉरेंसन भी अब पूरी तरह से फ्रैंक के पीछे था क्योंकि उसे ये जानना था कि वो ये सब कुछ आखिर कैसे करता है और इसलिए थॉरेंसन उसे अपने एक कसिनो में लेके जाता है। पर फ्रैंक के पास तो जादुई रिंग थी और वो बार बार 57 सेकंड्स के लिए टाइम में पीछे जाता है और हर बार पैसों को जीतता जाता है। थॉरेंसन यहाँ बहुत ही परेशान था और इसी बीच वहाँ एक शख्स आता है जो कि अचानक ही गन की मदद से अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है और थॉरेंसन के साथ साथ एक गोली जेला को भी लग जाती है। फ्रैंक फौरन ही रिंग की मदद से टाइम में पीछे जाता है और इस बार वो उस शख्स को शूट करने से पहले ही पकड़ लेता है और थॉरेंसन ये देखकर हैरान था। घर वापस लौटते ही फ्रैंक को वो शख्स जाना पहचाना लगता है और उसे पता चलता है कि वो शख्स उस लेडी का पति है जिसने कुछ सालों पहले थॉरेंसन के ऑफिस में ही खुदकुशी कर ली थी और वो शख्स अपनी बीवी की मौत का जिम्मेदार थॉरेंसन को मानते हुए उसे मारने के लिए वहाँ पहुँचा था। अगले सीन में फ्रैंक थॉरेंसन के साथ एक पार्टी में जाता है जहाँ थॉरेंसन फ्रैंक को नशे वाली ड्रिंक देकर उसे बेहोश कर देता है और उसकी तस्वीरें कुछ लड़कियों के साथ निकाल लेता है। थोड़ी देर बाद जब वो होश में आता है तो वो सीधा जेला के पास पहुंचता है और वो वहां एंटोन बरेल को देखता है जिसने जेला की आर्ट एग्जीबिशन में मौजूद सारी पेंटिंग्स खरीद ली थी जो कि थोड़ी देर पहले ही खत्म हो गई थी। और क्योंकि फ्रैंकलिन वहां समय पे नहीं था इसलिए जेला बहुत ही गुस्से में थी और अब जेला और फ्रैंक के बीच बहस होने लगती है और इसी बीच जेला उस रिंग को गलती से छू देती है और वो फौरन ही टाइम में पीछे चली जाती है। जेला यहाँ बहुत ही हैरान थी कि उसे क्या हुआ है पर फ्रैंक समझ जाता है कि जेला ने अभी अभी क्या महसूस किया होगा। फ्रैंक उसे उस रिंग के बारे में सब कुछ बताता है और जेला को समझते देर नहीं लगती कि फ्रैंक ने इस रिंग को यूज करके उसे इम्प्रेस किया था और वो गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। और अब फ्रैंक बहुत ही गुस्से में था और वो थॉरेंसन के ऑफिस पहुंचता है और वहां पड़े सेफ के कोड को जानने के लिए वो बार बार थॉरेंसन के असिस्टेंट को जान से मारने की धमकी देता है। और अब कोड का पता चलने के बाद वो फिर से टाइम को रिपीट करता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। और अब जैसे ही वो असिस्टेंट बाहर जाती है तो फ्रैंक चुपके से सेफ को खोलता है और उसे वहाँ कुछ फाइल्स और कुछ डीवीडीज मिलते हैं और उस डीवीडी में फ्रैंक को बहुत सारी नंगी तस्वीरें मिलती हैं जो कि थॉरेंसन के एम्प्लॉयज की थी और यही कारण था कि वो अपने एम्प्लॉयज को ब्लैकमेल करके काबू में रखता था। फ्रैंक यहाँ अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे बहुत सारे पैसों को देकर थॉरेंसन के खिलाफ इकट्ठा किए गए सारे सबूतों को बास्केटबॉल गेम के बीच में प्ले करने को कहता है और उसका दोस्त मान जाता है। और अब आखिरकार थॉरेंसन के खिलाफ सारे सबूत गेम के बीच में चला दिए जाते हैं और सारी जनता ये देखकर शॉक रह जाती है। एंटोन बरेल भी वहाँ उस मैच को देखने आया था और वो भी थॉरेंसन के खिलाफ सारे सबूतों को देख रहा था। उधर थॉरेंसन को जैसे ही पता चलता है कि फ्रैंक ने उसे धोखा दिया है तो वो उसे पकड़ लेता है और अपने प्राइवेट प्लेन में बैठकर यहाँ से भागने वाला होता है। थॉरेंसन उसकी गर्लफ्रेंड को भी पकड़ लेता है पर उसकी गर्लफ्रेंड उस रिंग का इस्तेमाल करके खुद को छुड़ा लेती है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। उधर प्लेन के अंदर वो गलती से उसके हाथ की रिंग को छू लेता है और अब थॉरेंसन को भी उस रिंग का सीक्रेट पता चल चुका था और वो उस रिंग को फ्रैंक से छीनने लगता है। उधर पुलिस वाले उस रनवे पर
पहुंच चुके थे और वे लोग उस प्लेन को रोकने के लिए एक इंजन पे फायर करते हैं और प्लेन का इंजन डैमेज हो जाता है। उधर थॉरेंसन उस रिंग को चलाने की कोशिश कर रहा था, पर वो रिंग सिर्फ उसे 57 सेकंड से पीछे ले जा रही थी और अब वे लोग चाहकर भी उस प्लेन से बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि प्लेन को ऊपर उड़े काफी वक्त हो चुका था। फ्रैंक यहाँ बहुत ही खुश था क्योंकि आखिरकार उसने थॉरेंसन की असलियत सबके सामने लाकर उसकी कब्र खोद दी थी। पर अफसोस अब वो प्लेन क्रैश लैंडिंग करता है, पर शायद आज उसकी मौत लिखी नहीं थी और वो जख्मी हाल में प्लेन से बाहर निकलता है और तभी वहाँ हैरत अंगेज तरीके से एंटोन भी पहुँच जाता है और वो फ्रैंक से कहता है कि मैं बहुत ही पहले से जानता था कि वो रिंग तुम्हारे पास है, पर फिर भी मैंने उस रिंग को तुम्हारे पास रहने दिया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि पावर के मिलते ही इंसान उसका इस्तेमाल कैसे करता है। फ्रैंक यहाँ कहता है कि ये रिंग भी एक तरह का एडिक्ट है और इसे पहनने वाला खुद को इसे बार बार इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता और इसलिए मैं इस रिंग को बर्बाद कर दूंगा। और इतना कहकर फ्रैंक उस रिंग को तोड़ देता है। फ्रैंक आगे कहता है कि समय धरती पे बैलेंस को लाता है और अगर समय को 57 सेकंड्स के लिए भी पीछे किया गया तो कई सारी संभावनाएं खुल सकती हैं जो कि इंसानियत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और वे दोनों एंटोन को अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।